वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 41 और मिशन फ्रंट एंड डेवलपमेंट 2019 में CSS का ये पार्ट 8 होगा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कॉलम की प्रैक्टिस की और कुछ ग्रेडियंट के हवाले से हमने चीज़ें समझने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे CSS के कुछ बड़े ज़बरदस्त सिलेक्टर्स हैं, एडवांस सिलेक्टर्स हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल समझ जाएं तो आपके लिए HTML के किसी भी एलिमेंट को इस्तेमाल करना, उनको टारगेट करना CSS में, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद हम CSS3 की ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन और एनिमेशन के हवाले से चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद CSS में मज़ीद 2 टास्क रह जाएंगे। एक में हम डिटेल के साथ बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स के हवाले से और दूसरे में हम बात करेंगे CSS का जो मॉडर्न ग्रिड है उस हवाले से। और आप ये देखेंगे जब आपको दोनों की समझ आ गई, फ्लेक्स बॉक्स की और ग्रिड की, तो इन दोनों को मिला के प्लस ये जो कॉलम है या इससे पहले आपने CSS के बारे में जितनी भी चीज़ें समझी वो आपको मिल के एक बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल स्ट्रक्चर बनाने में मदद देंगी। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये HTML का डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुला हुआ है जो इससे पहले वाले टास्क में हमने प्रैक्टिस की थी। लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास CSS और HTML की फाइलें ओपन है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले सिलेक्टर्स जो हैं वो यूज़ करने होते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही डिफ मौजूद है और आपको याद है हमने उसके अंदर पैराग्राफ जो है वो डाले थे। अपने यूट्यूब चैनल से हमने कंटेंट जो है इसके अंदर दिया था। अब अगर इस कंटेंट के अंदर हम पैराग्राफ टैग्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दें तो फिर देखिएगा उसके साथ क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे हमने P लिखा और इसी तरीके से आप अपने अंदाजे से पैराग्राफ्स जो हैं वो यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरीके से आपने कंट्रोल S किया। फ्रंट एंड पे बजाय कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आप सिर्फ पैराग्राफ दे रहे हैं, तो सिर्फ उसके अंदर एक स्पेसिंग जो है वो आपको नज़र आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे हम एक पैराग्राफ टैग जो है वो देते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन पैराग्राफ्स को क्लासेस भी दे सकते हैं, जैसा कि अब आपको समझ आ चुकी है। कंट्रोल S करते जाते हैं। इसी तरीके से इसको हमने एक पैराग्राफ दिया। अब पैराग्राफ का मैंने आपको बताया था कि ये ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल का मतलब कि नई लाइन से ये शुरू होगा और जो इन लाइन होते हैं वो आपके उसी लाइन पे शुरू हो जाते हैं। यहाँ से हमने पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया। कंट्रोल S करते हैं, यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा पैराग्राफ की शेप चाहिए बनना शुरू हो गई है। इसी तरीके से हम यहाँ से अगर कंट्रोल C कर लें और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल V करते हैं, यहाँ पे भी हम इसको कंट्रोल V करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्लोजिंग का साइन जो है वो दे देते हैं /। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक ULLI है तो हम इसको ULLI की सूरत में यहाँ पे लिख लेते हैं और इस जगह पे ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम LI जो है वो दे देते हैं। अब चूंकि 1 2 3 4 है तो हम यहाँ पे O लिखेंगे तो ये नंबरिंग जो है वो आना शुरू हो जाएगी। OL कर लिया, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। LI को यहाँ से स्टार्ट किया और इस 2 को सिलेक्ट करते हैं, 3 को सिलेक्ट करते हैं और 4 को भी सिलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से इनके लास्ट में भी हमको यही चाहिए। बाद में हम इसके साथ // देंगे तो ये टैग जो है ये हमारा क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे हमने कंट्रोल V किया। अब सब के शुरू में हमने // देनी है और उसके बाद हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। OL को हम खुद टाइप भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ से चूंकि हमारे पास मौजूद है // दिया। कंट्रोल S करेंगे, यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आपके पास ये ऑर्डर्ड लिस्ट जो है OL ये भी मौजूद है। अगेन आपने इसको पैराग्राफ टैग शुरू करना है। कंट्रोल C किया। ये इसलिए ज़रूरी है, ये बार बार मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाता हूँ चूँकि हमने आज का जो काम करना है सिलेक्टर्स के हवाले से उसमें इसकी आपको बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया पैराग्राफ टैग। कंट्रोल S कर लेते हैं और यहाँ से इसी तरीके से आप फ़र्ज़ कर लें किसी एक को बहुत बड़ा पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप एक ही दफ़ा उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब जब आपके पैराग्राफ टैग मुकम्मल हो जाए, आपको याद है हमने नीचे एक डुप्लीकेट किया था इसी डिव को, तो हम इस डिव को दोबारा से कॉपी करेंगे
और उसको दूसरे में पेस्ट कर देंगे ताकि हमें बार बार जो है इसके पैराग्राफ टैग जो है वो ना देने पड़े। यहाँ तक मुकम्मल जितना भी टेक्स्ट है इस डिव तक, इसको हमने कंट्रोल सी किया और उसके बाद हम यहाँ से एंड पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। ये बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनको यहाँ से हम मिटाएंगे और यहाँ पे हम इसको कर देंगे कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी किया आपने तो बाकी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे मौजूद रहेंगी। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, अब ये आपका एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो गया और ऑलरेडी उसने कॉलम्स के अंदर उसको एडजस्ट कर दिया, क्योंकि हमारा CSS जो है उसके अंदर ये कॉलम का काउंट, गैप, रूल, स्टाइल वगैरह हमने जो इससे पहले वाले टास्क में बात की थी। अब हमारे पास जो CSS 3 में 4 नए सेलेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। उनको अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास होता है, इसके बारे में मैंने कुछ बात की थी शुरू में। अब सबसे पहले हमारे पास जो कम्बिनेटर या सेलेक्टर होता है, कम्बिनेटर का मतलब कि जो दो चीज़ों को कंबाइन करता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, तो उसके लिए हम पहला लफ्ज़ यूज़ करते हैं डिसेंडेंट। जब भी आप किसी जगह पे स्पेस आपको नज़र आएगी तो इसका मतलब यह है कि आप उस स्पेस के बाद जिसको एड्रेस कर रहे हैं वो दरअसल उसका डिसेंडेंट होता है। डिसेंडेंट का मतलब आल औलाद, जैसे नस्ल होती है, आपके दादा अबू हैं, फिर आपके वालिद मोहतरम हैं, आप हैं, आपके भी अगर बच्चे हैं तो फिर आपके वो पोते, नवासे, नवासियाँ, ये सारी आल औलाद होती है, जद जिसको कहा जाता है। तो जद्द अमजद जो होते हैं वो आपके ग्रैंड पेरेंट होते हैं। अब यहाँ से फिर होता है चिल्ड्रन। आप फर्ज कर लें कि मेरा जो बच्चा है वो डायरेक्ट मेरा बच्चा है, लेकिन मैं अपने वालिद मोहतरम का बच्चा हूँ। अब मैं और मेरी जो नस्ल होगी वो सारी की सारी मिलके हम अपने वालिद मोहतरम की नस्ल हैं। फिर वालिद मोहतरम भी शामिल होकर साथ दादा अबू की हम नस्ल बन जाते हैं। तो डिसेंडेंट का जहाँ पे लफ्ज़ आपको नजर आए CSS के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि इससे नस्ल मुराद है। यानी अगर कहा जाए कि ग्रैंड पेरेंट के डिसेंडेंट, तो उसमें जितने भी हमारे ताया अब्बू हैं, चाचू हैं, वो आ जाएंगे। फिर हम जितने भाई हैं वो आ जाएंगे, फिर हमारे बच्चे जितने हैं वो शामिल हो जाएंगे। तो ये सारी कुल बरादरी मिलके डिसेंडेंट बन जाती है। लेकिन अगर कहा जाए कि डायरेक्ट चिल्ड्रन जो है उनको अपने टारगेट करना है, तो इसका मतलब यह है कि किसी एक भाई की जो औलाद होगी वो उसके बराह रास्त बच्चे होंगे, उनको आप चिल्ड्रन कहेंगे, वो बच्चे हैं, वो डिसेंडेंट नहीं है। डिसेंडेंट भी कहा जाएगा उनको, लेकिन समझने के लिए आप यूँ समझ लें कि जो बराह रास्त डायरेक्ट लिंक होता है, जिनका नेस्टेड नहीं होते, कोई दूसरी तीसरी पीढ़ी में जाके वो नहीं मिलते, वो आपके चिल्ड्रन होते हैं। और बाकी जो है वो पीढ़ी चलती है, जैसे पंजाबी में कहा जाता है, आपकी नस्ल होती है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो सबसे पहले होता है डिसेंडेंट का, उसको लिखने के लिए CSS में हम यूज़ करते हैं। अब आपको पता है हमने क्लास बनाई थी डॉट स्पार्टन्स कॉलम, और ये हमारे पास मौजूद है। अगर इस क्लास को मैं दोबारा से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाऊँ और डॉट लिख दूँ और स्पार्टन्स, और उसके बाद हम लिखते हैं कॉलम्स, अब हम उसी क्लास को जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कोई नया स्टाइल देना चाहते हैं। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्पेस देते हैं। स्पेस देने का मतलब ये होता है कि अब इस क्लास के अंदर, इस डिव के अंदर जितने भी बच्चे होंगे जिनको हम एड्रेस करने लगे हैं, उनके अंदर को बिहेवियर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से इसको UL कर देता हूँ, अब मुझे पता है कि इस सारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक UL कहीं पड़ा हुआ है। अगर फर्ज कर ले 2 UL हैं, यहाँ पे भी मौजूद है और आपने उसको डुप्लीकेट किया था, तो अगर आप UL स्पेस के बाद दे रहे हैं तो ये आप डिसेंडेंट हैं, यानी इसका जो भी UL होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं स्पेस दे के फर्ज कर लें पैराग्राफ टैग जो है वो दे देता हूँ, इसका मतलब यह है कि आप स्पार्टन्स कॉलम के पैराग्राफ टैग जो है इनको एड्रेस करने लगे हैं। और यहाँ पे अगर मैं कोई भी CSS की प्रॉपर्टी देता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कलर जो है वो दे देता हूँ मैरून। अब मैंने स्पेस दे के P कहा था, इसका मतलब यह है कि इस क्लास के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं वो सारे के सारे मैरून कलर के हो जाएं। तो यहाँ से हमने सेमीकोलन दिया, कंट्रोल S करते हैं, यहाँ से आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ टैग थे इस डिव के अंदर, उसने इसको मैरून कर दिया। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ लिंक टू एक्सेस, अब यहाँ पे आके देखेंगे तो लिंक टू एक्सेस टॉप वर्डप्रेस डेवलपर्स जो है ये पैराग्राफ टैग में एनक्लोज नहीं है। यहाँ पे पैराग्राफ टैग हमारा क्लोज हो जाता है और उसके बाद नया पैराग्राफ यहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अंदर अगर हम पैराग्राफ टैग जो है वो दे देते हैं और यहाँ पे भी हम पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी डिव है, ये चूंकि हम दूसरी में गए हुए हैं, पहली डिव के अंदर अगर हम आ जाए तो उसकी जगह पे जो लिंक है, लिंक टू एक्सेस, इसको भी हम पैराग्राफ टैग जो है वो दे देते हैं और यहाँ पे पैराग्राफ टैग को एनक्लोज कर देते हैं। अब क्या होगा, आपने इसको भी पैराग्राफ दे दिया जो आपको यहाँ पे ब्लैक नजर आ रहा था, तो जो ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, अब वो भी
मैरून कलर जो है वो हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि तमाम जो बराह रास्त बच्चे थे स्पेस दे के जब आपने लिखा P, तो इसका मतलब यह है कि वो अब उसने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा सिलेक्टर हमारे पास होता है जिसको कहते हैं चाइल्ड कम्बिनेटर। अब ये तो था डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब कि ये फर्ज कर लें जद्दे अमजद है और इसमें स्पेस दे के आपने जब कोई लफ्ज लिखा, आप यहाँ पे फर्ज कर लें स्पैन लिखना चाहते हैं तो सिर्फ लफ्ज स्पैन लिखेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ से फ्रंट एंड पे आके रिफ्रेश करेंगे। अब क्या किया उसने, ये जो लफ्ज था स्पैन दो जगह पे मौजूद था, इसका कलर उसने मैरून कर दिया। अगर यहाँ पे मैं इसका कलर वाइट कर दूंगा तो अब क्या होगा, जहां जहां पे स्पैन मौजूद होगा इसकी नस्ल में ये जो क्लास है वो इसको वाइट कर देगा। इस तरीके से आपको ये नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये जो डिसेंडेंट कम्बिनेटर है ये समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मली हम यूज करते हैं CSS में, कोई भी लफ्ज लिखा उसके बाद हमने स्पेस दी, स्पेस दे के जब आप कोई दूसरी क्लास लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी नस्ल में से इसके अंदर ये जो क्लास है इसको आप सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर स्पेस ना हो और लिखा हो A डॉट और फिर कोई क्लास दी हो तो इसका मतलब यह है कि एंकर टैग जो इस क्लास के साथ मौजूद है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना है, किसी दूसरी या तीसरी चीज को सिलेक्ट नहीं करना। स्पेस के बाद जब कोई लफ्ज होगा इसका मतलब यह है कि वो सारी चीजें इससे मुराद हैं। इसके बाद हमारे पास एक और सिलेक्टर या कम्बिनेटर होता है जिसको हम कहते हैं चाइल्ड कम्बिनेटर। और चाइल्ड कम्बिनेटर की निशानी होती है, मैंने आपको बताया था, ग्रेटर दैन का साइन। अब अगर हम वो लिखें यहाँ पे स्पार्टन्स कॉलम जो है, इस स्पैन को हम यहाँ पे रहने देते हैं और यहाँ पे लेट्स से कि दोबारा हम इस डिव को लिखते हैं डॉट स्पार्टन्स और उसके बाद हम लिखते हैं COLUMNS कॉलम्स और उसके बाद करली ब्रैकेट दी। अब चाइल्ड कम्बिनेटर जो है वो क्या करता है, यहाँ पे फर्ज कर लें हमने P को एड्रेस करना है, तो पहले हमने स्पेस दी थी और पैराग्राफ टैग दिया था। अब स्पेस की बजाय हम यहाँ पे ग्रेटर दैन का साइन देते हैं। ये क्या करता है कि ये उस डिव के अंदर जो बच्चे होंगे, पैराग्राफ्स जितने भी हैं 1 2 4 5 या 10, वो इन सब को सिलेक्ट कर लेगा। चूंकि ये इस डिव को अब हमने फादर या पेरेंट बना दिया है। अब यहाँ पे मैं करूंगा इसको P और यहाँ पे लेट्स से कि इसका कलर जो है या इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कुछ और कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर दिया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं येलो और उसके बाद सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब उसने क्या किया, जहां जहां पे पैराग्राफ टैग मौजूद था इस डिव के अंदर उसको बच्चा कंसिडर करते हुए यानी ग्रेटर दैन का साइन P जितना भी था उसका उसने बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये जो शुरू में है HTML इसको अगर हम यहाँ पे आके देखें शुरू में बिल्कुल, तो ये इसने उस तरीके से सिलेक्ट नहीं किया। अब उसकी रीजन क्या हो सकती है, चूंकि यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग नहीं दिया। अगर आप इसको भी पैराग्राफ टैग दे दें, या आप देखेंगे नीचे वाले को उसने सेलेक्ट किया है चूंकि हमने वहां पे टैग दिया था, और यहां से आके इस पैराग्राफ टैग को आप क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, कोड आपका ऑलरेडी CSS में मौजूद है, आप इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, अब ये भी उसने कर लिया। लेकिन इतने हिस्से को उसने सेलेक्ट क्यों नहीं किया, चूंकि ये P टैग नहीं है, ये हमने बनाया था यहाँ पे UL। अब UL या OL जो है इसको उसने सेलेक्ट नहीं किया। अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह पे ये जो CSS है इसमें मैं यहाँ पे OL कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे OL मौजूद है, कंट्रोल एस करूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, अब बाकी सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन मैंने चूंकि इसको टारगेट किया सिर्फ इस बच्चे को जिसका नाम OL है, तो उसने OL जो है उसको सिलेक्ट कर लिया। तो इसको कहा जाता है चाइल्ड कम्बिनेटर। पहले वाला था जो आपका डिसेंडेंट होता है, यानी पूरा उसको सिलेक्ट कर लेता है, यहाँ पे हम इसको टारगेट करते हैं। तीसरा हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट सिबलिंग कम्बिनेटर। ये 3 लफ्ज हैं अंग्रेजी के। एडजेसेंट का मतलब होता है मुल्हिका, जब कोई चीज जुड़ी होती है, जैसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद आपस में एडजेसेंट हैं, जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से 2 मकान आपस में एडजेसेंट होते हैं, आमने सामने कह लें, बिल्कुल जो एक दूसरे के साथ होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो निशानी होती है वो होती है प्लस की। अब प्लस का मतलब होता है कि जो साथ जुड़ा होगा कोई भी, जैसे ये UL या OL है, इसके बाद एक पैराग्राफ हमने दिया था, यहाँ हम HTML के अंदर आके देख सकते हैं कि OL या UL के बाद भी हमारे पास एक पैराग्राफ टैग मौजूद है। अगर मैं CSS में सिर्फ इस P को सिलेक्ट करना चाहूँ, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं OL, चूंकि हमारे पास एक OL मौजूद है, प्लस का निशान डालेंगे, ये एडजेसेंट सिबलिंग कम्बिनेटर के लिए है, और P दे देंगे क्योंकि हमने P को सिलेक्ट करना है। उसके बाद करली ब्रैकेट दी। P का मतलब ये आप A सिलेक्ट कर सकते हैं, आप स्पैन कर सकते हैं, किसी भी इमेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका कलर जो है बैकग्राउंड कर लेते हैं, लेट्स से बैकग्राउंड डैश कलर मैरून, या मैरून की जगह पे अगर आप
कोरल जो है वो कर लेंगे तो कोरल कलर हो जाएगा। यहाँ से हमने कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आके इसको हम रिफ्रेश करेंगे। अब रिफ्रेश किया तो उसने क्या किया, ये जो OL के बाद प्लस P था, इसका मतलब ये था कि OL के साथ वाला जो पैराग्राफ है सिर्फ इसको सिलेक्ट करो। तो इस डिफ में भी मौजूद था और नीचे वाले डिफ में भी मौजूद था। तो उसने क्या किया, उसने उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। अब लेट्स से कि आप इसका कोई पैराग्राफ देना चाहते हैं या आप इसको टेक्स्ट डेकोरेशन देना चाहते हैं या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी थी। आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, लोअर केस होता है, अपर केस वगैरह होता है। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे अपर केस कर देते हैं, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। अब उस पैराग्राफ को उसने अपर केस कर दिया। तो फर्ज कर लें आपके पास काफी सारे पेजेस हैं और आप उनको CSS में एक ही जगह पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास चौथा कम्बिनेटर या सिलेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं जनरल सिबलिंग कम्बिनेटर। उसकी निशानी होती है टिल्डा। टिल्डा के बारे में आपने पहले भी एक दफा बात की थी। इसको स्क्विगली भी कहा जाता है, SQUIGGLY। अब फर्ज कर लें आप ये चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ था इसके ऊपर आपको याद है कि एक OL हमने दिया है। अगर मैं इसका फॉन्ट वेट जो है इसको बोल्ड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक मैंने पैराग्राफ टैग दिया, चूंकि मुझे पता है पैराग्राफ टैग तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे जनरल सिबलिंग हमने देना है। तो यहाँ पे मैं एक टिल्डा का निशान दूंगा और उसके बाद मैं OL जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। अब OL के बाद यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज जो है फर्ज कर ले इंक्रीज करना चाहता हूँ या फॉन्ट वेट जो है मैं इसको दे देता हूँ बोल्ड। अब फॉन्ट वेट जहाँ से मैंने बोल्ड किया, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ से फ्रंट एंड पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे। आपने देखा कि मैंने उसको जनरल अंदाज में एक टारगेट किया कि ये जो P है इसके ऊपर जो OL मौजूद है उसको आप बोल्ड कर दें, फॉन्ट वेट जो है इसका बोल्ड कर दें। तो उसने उतने हिस्से को सिलेक्ट कर लिया। बाकी तमाम पैराग्राफ जो थे वो भी P हैं लेकिन उसको उसने सिलेक्ट नहीं किया। उसकी रीजन क्या थी कि सिर्फ एक जगह है जिसके बाद ये OL मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास और बहुत सारे सिलेक्टर हैं। कुछ हमने बात की थी ये जो आपके सूडो सिलेक्टर्स होते हैं जिसपे हमने इससे पहले वाले टास्क में देखा था, हावर करना है, फोकस करना है, एक्टिव है आपका या विजिटेड है। तो ये सारे के सारे सिलेक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से हमने nth चाइल्ड के हवाले से बात की थी, NTH, और यकीनन आपने W3 स्कूल्स के ऊपर इसकी प्रैक्टिस की होगी। इसी तरीके से हमारे पास कुछ होते हैं जो इस तरह का निशान आपको कहीं पे नजर आए तो ये उसका कैरेट का निशान होता है। ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसी तरीके से कहीं पे आपको वेरिएबल नजर आएगा, किसी जगह पे आपको इस तरीके से एक पाइप जो है वो नजर आएगा। फिर इसी तरीके से आपको कहीं पे एट्रीब्यूट के हवाले से ये 2 पैरेंथेसिस नजर आएंगी। तो ये सारी चीजें जो है वो CSS के अंदर हम यूज करते हैं और बहुत फ्रेंडली होती हैं। ये सारे के सारे आपके सिलेक्टर्स हैं। तो अगर आप सिर्फ इतना लिखें CSS थी सिलेक्टर्स तो पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, आप 1 by 1 उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये ज्यादातर मशहूर हैं, ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं CSS 3 के हवाले से जो खास चीजें थी, जिसमें सबसे पहले है ट्रांसफॉर्म और उसके बाद है हमारे पास ट्रांजिशन है और फिर एनिमेशन है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एक हालत से दूसरी हालत में उसको तब्दील करना। आप फर्ज कर लें ये जो हमारे पास है इसको हम एक दफा रिफ्रेश करते हैं। अगर यहाँ पे आप कोई शेप इंट्रोड्यूस करवाना चाहें या इतने हिस्से को, ये जो OL और UL है इसको फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई क्लास देना चाहें तो हम क्लास भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आए, OL के अंदर हम यहाँ पे फर्ज कर लें इसको मैं क्लास दे देता हूँ माई, और उसके बाद मैं OL लिख देता हूँ, सिर्फ एक डेमो क्लास। कंट्रोल एस किया, यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे, नो चेंज, क्योंकि अभी आपने इसको एड्रेस नहीं किया। अब ट्रांसफॉर्म जो है वो आपके पास 2 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, या आप किसी चीज को X Y के साथ ट्रांसफॉर्म करेंगे या आप उसके अंदर तीसरा Z एलिमेंट जो है वो शामिल कर लेंगे। अगर कोई चीज X और Y पे है यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल नजर आ रही है तो इसका मतलब वो 2D है, 2 डायमेंशनल, 2 समतें हैं उसके अंदर। लेकिन अगर आप उसको घुमा के देख सकें तो वो इसकी 3D होगी। तो 2D और 3D का तरीकाकार सेम है, एक्शन भी इसका सेम होता है, सिर्फ Z एक्सेस का एक इजाफा हो जाता है। अब ये जो माई OL है इसको मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो उसके लिए CSS में हम जाएंगे। अब हमने क्लास बना ली है यहाँ पे माई OL। तो क्लास के लिए आपको पता है सिलेक्टर क्या होता है, फुल स्टॉप और उसके बाद माई लिखेंगे और OL लिख देंगे और उसके बाद करली ब्रैकेट्स दी। अब जितने भी हमने प्रॉपर्टीज और वैल्यूज देनी है ट्रांसफॉर्म के हवाले से वो हम इसके अंदर देंगे। अब सबसे पहले हमारे पास एक लफ्ज जो है वो आपने याद रखना है, वो लफ्ज होता है ट्रांसफॉर्म, यानी आपने ट्रांसफॉर्म करना है। उसके बाद कॉलन दे लेना है। अब ये जो ट्रांसफॉर्म है इसको आप मुख्तलिफ अंदाज में यूज कर सकते हैं। अब इस ट्रांसफॉर्म के अंदर तकरीबन 5-6 मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज हो सकती हैं।
ट्रांसलेट हम कर सकते हैं। ट्रांसलेट का मतलब ये होता है कि आपने इसकी पोजीशन को मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, एक्स से या वाई की तरफ से। दूसरा होता है हमारे पास रोटेट। रोटेट का मतलब घुमाना है आपने। और उसके बाद होता है स्केल। स्केल का मतलब छोटा या बड़ा करना है। फिर स्क्यू, जैसे फोटोशॉप में या कोरल ड्रा में आप शेप्स को स्क्यू करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं। उसके बाद स्क्यू एक्स पे भी हो सकता है, वाई पे भी हो सकता है। फिर जब ये सारी वैल्यूज मिल जाएं एक जगह पे, तो उसके लिए लफ्ज यूज करते हैं मैट्रिक्स। तो हम वन बाई वन जो है इनको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट का लफ्ज लिखा आपने, उसके बाद ये जो पैरेंथेसिस हैं ये आप लिख लेंगे। इसके अंदर आपको दो वैल्यूज अगर नजर आएंगी तो पहली वैल्यू हॉरिजेंटल होगी या एक्स एक्सेस पे होगी, और दूसरी होगी आपकी जो वाई एक्सेस पे है, या आप इसको यूं कह लें कि विड्थ और हाइट, यानी पहले विड्थ होगी और फिर हाइट होगी। तो यहाँ पे लेट्स से कि हम लिखते हैं 50 पिक्सल, और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं 150 पिक्सल। तो आपने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे ये वैल्यूज दे दी। यहाँ पे हम देंगे सेमीकोलन, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे। जो ही रिफ्रेश किया तो आपने देखा उसने उसको ट्रांसलेट कर दिया, यानी उस हिस्से को यहाँ से निकाला और इसको यहाँ पे मूव कर दिया। अगर आप इसको यहाँ से 150 की जगह पे लेट्स से कि 100 करते हैं, कंट्रोल एस करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, अब ये पोजीशन यहाँ पे आ गई। अगर आप इस 40 की जगह पे 10 कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये इस तरीके से लेफ्ट साइड पे आना शुरू होगी। अगर आप यहाँ से 100 की जगह पे -100 लेट्स से के कर लेते हैं, फिर आप ये देखिएगा कहाँ पे जाता है। -100 किया, यहाँ से रिफ्रेश किया, ये आप ऊपर चला गया। तो ये तो सिंपल सा एक फिनोमिनन है ट्रांसलेट के हवाले से। दूसरा लफ्ज आपका क्या है? रोटेट। रोटेट में चीजों को हम घुमाते हैं। अब रोटेट के लिए रोटेट का लफ्ज लिखेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ से रोटेशन चूंकि डिग्रीज में होती है, पूरे एक दायरे के अंदर आपको पता है कि 360 जाविये हैं। अब उनको हमने यहाँ से बताना है कि भाई आप 10 लफ्ज लिखेंगे, 10 और DEG डिग्री, और यहाँ से कंट्रोल एस कर देंगे, यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश। अब इसने क्या कर दिया, उसको घुमा दिया। तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं और ये डायनेमिक है, यानी आप इसके अंदर कोई भी कंटेंट चेंज करेंगे, कल को आप इसके अंदर कोई PHP भी देते हैं, तो ये चूंकि CSS आप दे चुके हैं, ये हमेशा इस तरीके से नजर आएगा। अगर आप इस पैराग्राफ को कोई क्लास दे दें और उसको आप उल्टा जो है वो आप रोटेट कर देंगे, वो उल्टा हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे मैं 120 डिग्री कर देता हूं, कंट्रोल एस करूंगा, यहां से रिफ्रेश करूंगा, ये 120 डिग्री में जाके रोटेट हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरी हमारे पास चीज होती है, ये बहुत आसान है, सिर्फ आपने डिग्रीज चेंज करनी है। आप यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये बिल्कुल अपोजिट साइड पे चला जाएगा। रिफ्रेश किया, बूम, ये माइनस साइड पे चला गया। अगर आप इसको 90 डिग्री पे ले जाएं, कंट्रोल एस करें, यहाँ से रिफ्रेश करें, तो ये 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधा हो जाएगा। -90 डिग्री में ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। वो भी आप तजुर्बा कर सकते हैं। माइनस किया, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया, बूम, यहाँ नीचे से ये शुरू हो गया। तो समटाइम्स हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा होता है स्क्यू करना। अब फर्ज कर लें इसको हम स्क्यू करना चाहते हैं, तो वापस हम आएंगे इसी जगह पे जो हमने क्लास जिसके ऊपर प्रैक्टिस की थी, और यहाँ पे हम कुछ और चीजें जो है उसको तजुर्बा करते हैं। अब ट्रांसफॉर्म हो गया, रोटेट -90 डिग्री है, इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। जो ही आप यहाँ से डिलीट करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। अब तीसरी हमारे पास वैल्यू क्या होती है? स्क्यू की। तो स्क्यू आप करना चाहते हैं, SKEW लिखेंगे, और उसके बाद आपने इसको X अगर करना है तो X एक्सेस पे ये होगा। अगर आप यहाँ पे Y लिखेंगे तो ये Y एक्सेस पे होगा। तो दोनों का तजुर्बा हम करते हैं। अगर आप सिर्फ इसको स्क्यू लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप X और Y दोनों पे करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पे देंगे इस तरीके से फंक्शन, यानी पैरेंथेसिस देंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर आप इसकी डिग्रीज जो है वो मेंशन करेंगे। लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं 20 डिग्री, अब यहाँ पे हम लिख देंगे 12 डिग्री, कंट्रोल एस किया, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। अब जब रिफ्रेश किया तो आपने देखा वो स्क्यू हो गया, X एक्सेस पे भी और Y एक्सेस पे भी। अगर मैं इसको मिटा दूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ X, इसका मतलब यह है कंट्रोल एस करूंगा, अब ये सिर्फ X एक्सेस के ऊपर स्क्यू होगा। अगर मैं इसको कर दूं Y, कंट्रोल एस करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, अब ये Y एक्सेस पे हो जाएगा। X एक्सेस इस तरीके से होता है और Y ऊपर से नीचे होता है वर्टिकल अंदाज में। तो बहुत आसान सा है स्क्यू के हवाले से। इसी तरीके से हमारे पास होता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ये सारे मेथड्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्केल X होता है, स्क्यू होता है, फिर स्क्यू को X करते हैं, स्केल होता है, ट्रांसलेट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्केल का रह गया। अगर स्केल भी आप करना चाहें तो स्केल के लिए आप लफ्ज लिखेंगे यहाँ पे SCALE स्केल,
और स्केल को हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल देना होता है कि आप इसको कितना बड़ा करना चाहते हैं। तो जितनी ये मौजूद है हम इसको 2 गुना करना चाहते हैं एक्स एक्सेस पे, कॉमा दिया, और 4 गुना करना चाहते हैं वाई एक्सेस पे। कंट्रोल एस करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। जब आपने रिफ्रेश किया ये जूम हो गया, यानी ये आप इसी तरीके से ये इसके अंदर मौजूद रहेगा, चूंकि एक क्लास आपने दी थी और उसको स्केल कर दिया। अगर आप इसको 0.2 कर दें और यहाँ पे आप कर लें 0.4, तो अब ये क्या करेगा, ये इसको छोटा कर देगा। इसको हमने रिफ्रेश किया, ये बिल्कुल टाइनी माइनी हो गया, चूंकि अब आपने यहाँ पे पॉइंट्स में बात दे दी। तो स्केल भी बहुत आसान है, ये ट्रांसफॉर्म है, और अभी हम 2D की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लिखें लफ्ज मैट्रिक्स, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, इसको भी रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे लफ्ज सबसे पहले आप लिखेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपने मूवी देखी होगी यकीनन, ये भी उसी तरह की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज हम देते हैं। फर्ज कर लें आप यहाँ पे देते हैं फंक्शन का आपने साइन दिया, और इसके अंदर आप यहाँ पे देना शुरू कर देते हैं स्केल का 1 कर दिया, या आप इसको 2 करना चाहते हैं, 2 गुना ये बड़ा हो जाएगा, कॉमा दिया, और उसके बाद आप इसका स्क्यू जो है वो करना चाहते हैं एक्स एक्सेस पे। लेट्स से कि हम यहाँ पे स्क्यू जो है उसको 1 या 2 कर देते हैं, 12 कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं इसका कोई तीसरी वैल्यू आपने देनी है, स्क्यू एक्स कितना होना चाहिए। लेट्स से कि उसको हमने कर दिया 1। अब उसके बाद आप यहाँ पे देंगे स्केल कितना बड़ा करना चाहते हैं। अब स्केल वाई जो है वो आप कितना करना चाहते हैं, लेट्स से कि मैंने उसको 9 कर दिया। ये आपने यानी रैंडम सी वैल्यूज देनी है, और उसके बाद आप इसको मूव करना चाहते हैं एक्स एक्सेस पे या नहीं। अगर नहीं मूव करना चाहते तो 0 कर देते हैं, और वाई पे भी अगर मूव करना चाहते हैं, फर्ज कर लें वाई पे हम कहते हैं कि भाई आप 10 मूव हो जाए, तो कंट्रोल एस किया इसको, ये हमने एक रैंडम सा नंबर दिया, एक मैट्रिक्स बना दिया। इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जब रिफ्रेश किया तो ये हाल हो गया, क्योंकि हमने काफ़ी बड़ी वैल्यूज जो है इसकी दे दी। इसको यहाँ से हम करेंगे 0, कंट्रोल एस करते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब ये सिचुएशन बन गई। अगर हम यहाँ से 2 मिटा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, 1 किया, बूम, अब ये इस तरीके से आपको एक स्ट्रिप नजर आना शुरू होगी। इस 9 की जगह पे फर्ज कर लें 0.1 करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, अब ये सिचुएशन होगी। तो ये दरअसल मैट्रिक्स की तरह एक आपको सिचुएशन नजर आती है, बहुत कम यूज होता है, लेकिन बहरहाल इसका भी कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल चाहे वो नजर आ जाएगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो मैट्रिक्स को भी हम यहाँ से मिटा देते हैं। ये तो था जो आपका ट्रांसफॉर्म के हवाले से था, 2D ट्रांसफॉर्म। इसी तरीके से 3D ट्रांसफॉर्म होता है। अब 3D में हम Z एक्सेस जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अब 3D डायमेंशन के लिए फर्ज कर लें कि यहाँ पे हम लफ्ज लिखते हैं रोटेट, और उसके बाद आपने फंक्शन दिया, और रोटेट एक्स के ऊपर हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से रोटेट के साथ मेंशन कर देंगे कि रोटेट एक्स के ऊपर आप कर लें लेट्स से कि 120, और साथ आप डिग्री लिखेंगे। डिग्री आपने लिख दी। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल C, यहाँ पे हम इसको करेंगे कंट्रोल V 3 दफ़ा। यहाँ पे x की जगह पे हम लिख देंगे y, और यहाँ पे x की जगह हम लिख देंगे z। तो इस तरीके से ये 3D जो है वो बन जाएगा। सिंपल यहाँ तक 2D था, जब आपने z भी दे दिया तो फिर इसका मतलब यह है कि आप 3D हो गया है। अब यहाँ से लेट्स से कि 150 कर लेते हैं, और यहाँ से 190 कर लेते हैं। इसको हमने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब आपने देखा ये उस तरीके से एक स्पेस के अंदर मूव करना शुरू हो गया है। अगर ये आपकी शेप बनी होगी तो फिर ये इस तरीके से आपको घूमता हुआ नजर आएगा। 3D ट्रांसफॉर्म का बस इतना ही काम होता है। अब ट्रांसफॉर्म के बाद हमारे पास होती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन और एनिमेशन जो है ये आपने एडोबे प्रीमियर में भी देखी है, या अगर आप कोई दीगर एनिमेशन के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको पता है ट्रांजिशन का मतलब होता है तब्दीली। एक हालत से दूसरी हालत में आप मूव करते हैं, आप किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। एनिमेशन क्या करता है, एनिमेशन के अंदर हम की फ्रेम बनाते हैं। की फ्रेम का मतलब यह है कि आप इसको मुख्तलिफ अंदाज में यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन जो है वो जावास्क्रिप्ट में यूज होती है ज्यादातर, और आपका जो एनिमेशन है इसके लिए चूंकि ऑलरेडी ये एनिमेट हो रहा है, लिहाजा ये आमतौर पर अलाउ नहीं किया जाता जावास्क्रिप्ट में कि आप इसको एनिमेट करें। लेकिन जाहिर बात है जावास्क्रिप्ट में हम किसी भी एलिमेंट को कॉल कर सकते हैं। अब ट्रांजिशन के लिए सिंपल लफ्ज जैसे आपने ट्रांसफॉर्म लिखा था, यहाँ पे आप उसका ट्रांजिशन का लफ्ज लिखेंगे। अब ट्रांजिशन के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं, उसकी डिले है, उसकी ड्यूरेशन है, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ टाइमिंग फंक्शंस होते हैं, जैसे लीनियर हो गया, ईज हो गया, ईज इन आउट हो गया, ये आपने अक्सर देखे होंगे स्लाइडर्स के अंदर। तो ये ट्रांजिशन होती है कि एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में ट्रांजिशन होकर किस तरीके से जाएगी, फेड होगी या स्लाइड इन होगी, या इसी तरीके से क्यूबिक उसके अंदर आता है जो एक नई प्रॉपर्टी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। अब फॉर एग्जांपल ये जो क्लास थी इसको मैं दे देता हूं कोई विड्थ, और विड्थ हम यहाँ पे दे देते हैं लेट्स से कि 200 पिक्सल।
सेमीकोलन दिया और हाइट इसकी हम कर देते हैं 150 पिक्सल और यहाँ से हमने इसको कंट्रोल एस किया, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब आपने उसकी विड्थ और हाइट जो है वो मेंशन कर दी। अब लेट्स से कि इसके अंदर ये जो डॉट माई OL क्लास है इसको हवर की हम स्टेट देते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन उसी वक्त होगी जब आप हवर करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट माई OL वी किया और उसके बाद सूडो क्लास हम देते हैं हवर की, कि जब कोई माउस हवर करेगा कोई यूज़र तो फिर क्या होना चाहिए। अब हमने विड्थ को टारगेट करना है ट्रांजिशन के लिए, तो यहाँ पे हम इसको लफ्ज़ लिखेंगे विड्थ और विड्थ हम कर देते हैं 250 और पिक्सल। अब 200 हमारे पास ओरिजिनल मौजूद है, हम ये चाहते हैं जब कोई हवर करे तो 250 पिक्सल हो जाए। कंट्रोल एस करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब जो ही आपने हवर किया ये विड्थ तो बढ़ जाती है, लेकिन आपने गौर किया एकदम से वो शार्प अंदाज में जाती है। यहाँ पे हम इसके लिए ट्रांजिशन यूज करते हैं। अब ट्रांजिशन हम करेंगे, यहाँ पे लफ्ज़ लिखेंगे ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन आप किसको टारगेट करना चाहते हैं, विड्थ को करना चाहते हैं, क्योंकि विड्थ आपने ऑलरेडी दी है। अब विड्थ के बाद आप यहाँ पे डिले देना चाहते हैं, कितनी डिले होनी चाहिए। लेट्स से कि हम यहाँ पे 3 सेकंड की डिले जो है वो दे देते हैं, तो 3S आपने लिखा, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस कर लिया। ट्रांजिशन में हमने उसको बताया कि भाई यहाँ पे विड्थ को हम टारगेट करना चाहते हैं और 3 सेकंड की डिले होनी चाहिए, एकदम से ये आगे ना जाए। इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया इसके ऊपर आप हवर करेंगे तो अब आप देखेंगे ये आराम से मूव कर रहा है, यानी ट्रांजिशन जो है वो आराम से होना शुरू हो गई है। इस तरीके से ट्रांजिशन का बस ये इतना फलसफा होता है। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं। आप इसके अंदर कोई फंक्शन रखना चाहते हैं, फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज़ डैश इन डैश आउट, ये आपने एक टाइमिंग का फंक्शन भी दे दिया। कंट्रोल एस किया, इसको हम रिफ्रेश करेंगे, अब ये इज़ इन आउट हो जाएगा। जो ही आप इसके ऊपर हावर करेंगे अब ये उस तरीके से जाएगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ सिर्फ इज़, या लेट से कि मैं यहाँ पे लीनियर लिख देता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा, अब ये लीनियर अंदाज में इस तरीके से मूव करेगी, तो कोई खास फर्क नहीं। अगर आप इस 3S को फर्ज कर लें 1S कर देंगे, कंट्रोल एस करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, जो ही आप हवर करेंगे अब आपने डिले कम कर दी। इसी तरीके से और वैल्यूज हैं वो इसके सामने हम दे सकते हैं। मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, अगर आप W3 स्कूल में जाएंगे तो आपको नजर आ जाएंगी। ट्रांजिशन के हवाले से मुख्तलिफ वैल्यूज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्ज कर लें आप हाइट जो है इसको भी टारगेट करना चाहें, यहाँ पे है 150 पिक्सल और लेट्स से कि मैं यहाँ पे हाइट जो है इसको कर लेता हूँ 170 पिक्सल। हाइट भी मैंने दे दी, कंट्रोल एस किया, और अब विड्थ के साथ साथ मुझे हाइट भी चाहिए, तो विड्थ को मैं कर लेता हूँ 1 सेकंड और उसके बाद यहाँ पे कॉमा दिया मैंने, और कॉमा देने के बाद मैं हाइट कर लेता हूँ 3 सेकंड। कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ से मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। अब जो ही मैं इसके ऊपर हवर करूँगा तो आपने ये देखा हाइट बाद में खत्म हो रही है, चूंकि उसका हमने 3 सेकंड दिया था। दोबारा से वापस आए, हवर करेंगे, इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगी। तो ट्रांजिशन जो है वो बेसिकली बस उसका इतना ही फलसफा है, कोई खास इसके अंदर कहानी नहीं है। असल गेम होती है फिर आगे एनिमेशन के हवाले से। तो ट्रांजिशंस आपको बटन्स पे बड़ी ज़बरदस्त काम आती है कि आप किसी बटन पे हवर करें तो वो किस तरीके से छोटा या बड़ा हो और उसके अंदर एक नरमी पैदा हो जाए। इसी तरीके से जो नेविगेशन बार होता है, मेन्यूज़, उसके ऊपर आपने हवर किया होगा और वो काफ़ी सॉफ्ट अंदाज में चीज़ें मूव करती हैं। वो जो नीचे खुलते हैं उसके UL LI वगैरह एक्स्ट्रा पेजेस, जो पेजेस के अंदर पेजेस होते हैं, तो उनके अंदर इस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर नजर आती है। तो पुराने वक्तों में हमें अच्छा खासा जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें आप CSS में कर सकते हैं। इसी तरीके से टूल टिप जो है वो भी हम इजीली बना सकते हैं, बहुत आसान है। W3 स्कूल पे आप सिर्फ टूल टिप लिखेंगे, आपको उसका कोड नजर आ जाएगा। 2 लाइनों का कोड होता है, कोई खास कहानी नहीं, यही पैराग्राफ टैग होंगे, यही डिवें होंगी उसके अंदर। अब एनिमेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया, ये वाला जो हिस्सा था, और यहाँ से हम इसकी विड्थ और हाइट जो है इसको भी डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, इसको हम रिफ्रेश करेंगे, ये अगेन अपनी नॉर्मल हालत में वापस चले जाएगी। अब एनिमेशन के लिए सबसे पहले आप जो @f का साइन होता है वो हम देते हैं। अब उसके आगे लफ्ज़ लिखेंगे की फ्रेम। अब की फ्रेम्स आपने लिखा पूरा फ्रेम्स S के साथ। अब यहाँ पे स्पेस देंगे और आपने अपना कोई की फ्रेम बनाना है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाएंगे या PHP के अंदर, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। CSS में भी यही काम शुरू है। अब की फ्रेम्स आपने लफ्ज़ लिखा, स्पेस दी, और उसके बाद आपने कोई भी नाम देना है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे देता हूँ स्पार्टन्स वर्डप्रेस, ये मैंने एक नाम दे दिया और कंट्रोल एस कर दिया आपने। ये अब आपका की फ्रेम जो है वो मुकम्मल नाम हो गया, लेकिन इस नाम के आगे आपने कुछ पैरामीटर्स देने होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से करली ब्रैकेट शुरू करेंगे
और यहाँ पे हम इसको एंटर कर देंगे। अब इसके दरमियान आपने इसको बताना है कि फ्रॉम टू, यानी कहाँ से कहाँ तक आपकी एनिमेशन होनी चाहिए। इसके अंदर एडवांस चीज़ें भी हैं, 0 से लेके 100% तक भी हम इसको एनिमेट करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको फ्रॉम करते हैं। लफ्ज़ फ्रॉम लिखेंगे, अगेन आपको 2 कर्ली ब्रैकेट देनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरीके से फ्रॉम के बाद हमारे पास होता है टू के लिए भी अगेन नीचे आ जाएं, 2 का लफ्ज़ लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट देंगे 2 दफ़ा और इस तरीके से आप एंटर कर देंगे। बेसिकली ये स्ट्रक्चर बनता है की फ्रेम के हवाले से, ये आप जुबानी याद कर लें। @ लिखा, की फ्रेम्स, स्पेस थी और कोई भी नाम आपने रखना है। फर्ज कर लें अल्फा ब्रावो चार्ली आप करना चाहते हैं, मौला बख्श करना चाहते हैं, चांडियो करना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख लें। और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे फ्रॉम कि कितने एंगल से कितने एंगल तक एनिमेशन, दरअसल यही होती है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान आप की फ्रेम लगाते हैं। अब यहाँ पे फ्रॉम के खाने में फर्ज कर लें हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो OL का कलर था येलो, इसको हम कहते हैं फर्ज कर लें बैकग्राउंड कलर और इसको हम टारगेट करेंगे येलो, चूंकि येलो ऑलरेडी मौजूद था। और इसके बाद हम इसको कहते हैं कि टू, येलो से लेके किस कलर तक ये एनिमेट करें। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर, ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड कर देते हैं, या फर्ज कर लें हम ग्रीन कर दें या मैरून कर देते हैं और उसके बाद सेमीकोलन दिया, कंट्रोल S किया। अब यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे, नो चेंज, इसलिए कि हमने यहाँ से की फ्रेम तो दिया है स्पार्टन्स वर्डप्रेस, लेकिन ये अभी तक कहीं पे टारगेट नहीं किया। तो इस क्लास को, ये जो OL है, इसके अंदर अगर हम इसको कॉल करना चाहें, हम इसको किसी भी जगह पे कॉल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा एनिमेशन नेम, ये प्रॉपर्टी आपको देनी बड़ी जरूरी है, एनिमेशन डैश नेम, ये लिख के आप कॉलम देंगे और सेम यही नाम देंगे जो आपने की फ्रेम का रखा था। तो कंट्रोल C किया और यहाँ पे हम कर लेते हैं कंट्रोल V और सेमीकोलन दे देंगे। इसका मतलब यह है कि आपने एनिमेशन का नाम जो है वो यहाँ पे दे दिया। इसको हम करते हैं कंट्रोल S। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी एनिमेशन की ड्यूरेशन जो है वो बताना चाहते हैं। तो एनिमेशन का लफ्ज़ लिखा, एनिमेशन डैश, और उसके बाद हम देंगे इसकी ड्यूरेशन के, ड्यूरेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए। आप फर्ज कर लें आप इसकी ड्यूरेशन 5 सेकंड देना चाहते हैं तो 5S लिख दें, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल S कर दिया। यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। आप जो ही आपने इसको रिफ्रेश किया तो आपने देखा उसके अंदर कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गए। एनिमेशन है ऑटोमेटिकली येलो से लेके मैरून तक वो जो चीज़ है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। फिर इसको आप रिफ्रेश करेंगे, अगेन वही काम होगा, वो सारे कलर्स चेंज होंगे। अगर आप इसको यहाँ से फर्ज कर लें रेड लिख देते हैं और कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे, अब उतनी ड्यूरेशन में 5 सेकंड्स में ये रेड तक जो है वो जाना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से इसका एक दूसरा तरीका अगर होता है, ये बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से रहेंगी, लेकिन इस जगह को हम मिटा देते हैं, इतने हिस्से को, और यहाँ पे हम लिखते हैं नॉर्मली सबसे पहले हमारे पास होता है 0। अब 0 लिखा और इसके साथ हम देते हैं % का निशान कि आपके 0% पे जब ये एनिमेशन शुरू हो तो फिर इसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, और उसके आगे 2 कर्ली ब्रैकेट देंगे। नीचे आ जाते हैं, अब लेट्स से कि आप 10% पे कोई स्टेट बनाना चाहते हैं। बिल्कुल अगर आप एडोबी प्रीमियर में काम करते हैं तो आपको पता है की फ्रेम हम लगाते हैं कि यहाँ पे पहुंचेगी इस फ्रेम पे तो फिर इस गाड़ी को ऊपर मूव कर देना चाहिए, इस फ्रेम पे ये नीचे आ जाए। तो इस तरीके से आप एनिमेशन जो है वो बनाते हैं। सेम वही काम हम यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद तीसरी वैल्यू हम लेट्स से कि 25% पे बनाना शुरू कर देते हैं। कर्ली ब्रैकेट दिया आपने, फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं 50% हम कर लेते हैं और उसके बाद 2 दफ़ा कर्ली ब्रैकेट दी। इसी तरीके से आप 75% करते हैं, कर्ली ब्रैकेट देंगे और लास्ट में हम लिख देते हैं 100% और उसके बाद हम देंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। तो ये आपका मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस 0% के अंदर क्या हो और 100% के अंदर क्या हो, फर्ज कर लें 0% के अंदर हम कहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो होना चाहिए येलो, जो कि ऑलरेडी मौजूद है, और उसके बाद आपने सेमीकोलन दे दिया, कंट्रोल S कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको लेफ्ट राइट टॉप वगैरह भी कर सकते हैं कि आप अगर मेंशन करना चाहें इसकी पोजीशन। और 10% पे इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड डैश कलर जो है इसका होना चाहिए लेट्स से कि ग्रीन, और उसके बाद सेमीकोलन दिया। अब यहाँ से इतने हिस्से को हम कंट्रोल C कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप ट्रांसफॉर्म के साथ भी कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। और यहाँ से कंट्रोल V किया, यहाँ भी कंट्रोल V, इस जगह पे भी कंट्रोल V और इधर भी कंट्रोल V। अब येलो से ग्रीन गया, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ब्लू, और उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट्स से पिंक। पिंक लिखा आपने यहाँ से, और उसके बाद नेक्स्ट पे हम कर लेते हैं लेट्स से कि ब्लैक, ब्लैक कर दिया, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कोरल और कंट्रोल S कर दिया।
तो अब ये जो परसेंटेज है इसके मुताबिक इसके कलर चेंज होंगे और ड्यूरेशन जो है वो आपकी 5 सेकंड है। लेट्स से कि हमने इसको 4 सेकंड कर दिया, कंट्रोल एस किया आपने और यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया आपने देखा ये इस तरीके से खूबसूरत अंदाज में एनिमेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। अगेन आप इसको रिफ्रेश करेंगे, कोई यूजर आता है, ये मुख्तलिफ कलर जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप अगर इसका कलर जो है वो चेंज करना चाहें, लेट्स से कि मैं यहाँ से इसका कलर वाइट कर देता हूँ, जो टेक्स्ट है, कंट्रोल एस करूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, अब आप देखेंगे व्हाइट कलर के साथ वो चीजें जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगी और ये एनिमेशन इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर होता है एनिमेशन के हवाले से भी, ये ट्रांजिशन में भी हमने डिस्कस किया था, एनिमेशन और उसके बाद हम लिखते हैं टाइमिंग और टाइमिंग के बाद आप लिखेंगे फंक्शन। एनिमेशन, टाइमिंग, फंक्शन, यानी फंक्शन क्या होना चाहिए। हम यहाँ से लेट से कर देते हैं ईज का लफ्ज लिखा, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ पे हम इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश करेंगे तो अब ये ईज के अंदाज में, जबरदस्त अंदाज में ये एनिमेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। अगेन ये यहाँ पे वापस पहुंच जाएगी। आप अगर फर्ज कर लें यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एनिमेशन डिले यहीं पे मेंशन करना चाहते हैं तो इस जगह पे क्लिक किया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनिमेशन डैश डिले। अब डिले हम करना चाहते हैं 2 सेकंड की, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस किया कि कितने सेकंड के बाद कलर चेंज होना चाहिए। इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये डिले को ऑब्जर्व करेगा और ये जो आप 4-5 मुख्तलिफ जगहों पे लिख रहे हैं इनको अगर आप शॉर्ट हैंड अंदाज में इस्तेमाल करना चाहें, कंट्रोल क्यू कर दिया, चूंकि ये कमेंट कर दिया तो एक ही दफा आप इसका स्टाइल जो है वो लिख सकते हैं। तो लफ्ज लिखेंगे जैसे हमने ट्रांजिशन में देखा था शॉर्ट हैंड, एनिमेशन का लफ्ज लिखेंगे, वहां पे हमने लिखा था शॉर्ट हैंड ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म लिखा था, कॉलन दिया। अब सबसे पहले हमने नेम देना होता है। नाम हमने क्या रखा था, स्पार्टन्स वर्डप्रेस, ये आपकी पहली वैल्यू होगी। उसके बाद आप स्पेस देंगे। अब आप डिले देना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं इसकी 4 सेकंड की डिले देना चाहता हूं, स्पेस दी। फंक्शन क्या देना चाहते हैं, लेट्स से कि हमने इसको लीनियर दे दिया है और इसी तरीके से इसकी ड्यूरेशन आप देना चाहते हैं, लेट्स से कि हम इसको 3 सेकंड कर देते हैं। और फिर आप अगर फर्ज कर लें ये चाहते हैं कि ये लूप में रहे, यानी इनफिनिट अंदाज में बस ये चलता रहे, तो फिर हम लफ्ज लिखेंगे इनफिनिट। तो इसका मतलब यह है कि ये लूप में रहेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये बार बार बदल के कलर जो है वो चेंज हो तो अल्टरनेट का लफ्ज लिख देंगे। तो ये इसका शॉर्ट हैंड है। इसको सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस किया, यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आप देखेंगे कि इस शॉर्ट हैंड के मुताबिक ये चेंज होना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर डिले भी है और ये बार बार चलता रहेगा जब तक हमारा ये टास्क कंटिन्यू रहेगा, मैं बोलता रहूंगा और ये एनिमेशन जो है वो जाना शुरू हो जाएगी। अगर इस इनफिनिट की जगह पे मैं लफ्ज फॉरवर्ड्स कर देता हूं, फर्ज कर लें कि यहाँ पे मैंने लफ्ज लिख दिया फॉरवर्ड्स और यहाँ से मैं इसको करता हूं कंट्रोल एस, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब क्या होगा, ये इनफिनिट का रोल जो है ये खत्म हो जाएगा। ये एक दफा सारा चक्कर मुकम्मल करेगा अल्टरनेट के हवाले से और उसके बाद यहाँ पे ये आके रुक जाएगा। अगर यहाँ पे मैं नन कर देता हूं तो फिर देखिएगा क्या होता है। नन का लफ्ज किया, कंट्रोल एस किया, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये एक दफा पूरा चक्कर जो है वो अपना मुकम्मल करेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो आप इस तरीके से वैल्यूज जो हैं वो मुख्तलिफ दे सकते हैं। ये जो यहाँ पे आपको इनफिनिट नजर आया, इसके लिए हम जो शॉर्ट हैंड अगर यूज ना करें तो फिर उसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं। यहाँ पे एनिमेशन डैश इटरेशन का लफ्ज आपको नजर आएगा। इटरेशन का मतलब क्या होता है कि आप इसको किस हद तक लेके जाना चाहते हैं, कितने चक्कर लगवाना चाहते हैं। तो एनिमेशन डैश इटरेशन लिखा और उसके बाद डैश डाल के हम काउंट करते हैं। जैसे इससे पहले हमने कॉलम्स वाले में कॉलम काउंट दिया था और उसके बाद आप कॉलम देंगे यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप लिख देंगे इनफिनिट तो अगेन सेम इसका वही बिहेवियर होगा। और दूसरी जो हमने लिखी थी अल्टरनेट के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं एनिमेशन डायरेक्शन। तो फर्ज कर लें आप एनिमेशन डायरेक्शन इस तरीके से देते हैं, डैश किया, डायरेक्शन कर दी, कॉलम दिया और यहाँ पे आप लिख देते हैं अल्टरनेट। तो इसका वही मकसद होगा जो हमने पहले किया था। आप फर्ज कर लें इन सब को मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल क्यू कर दिया ताकि ये जो अनकॉमेंट हो जाए। हमारा जो कमेंट किया हुआ था कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे, ये सेम वही बिहेवियर होगा क्योंकि अब हमने इसको अलग अलग लिखा है। तो अगर आप शॉर्ट हैंड लिखेंगे तो इसी तरीके से नाम देंगे, ड्यूरेशन देंगे, फंक्शन देंगे, डिले देंगे, स्पेस देंगे, फिर इनफिनिट हमने लिखा और उसके बाद हमने अल्टरनेट लिखा, तो ये इस तरीके से चलना शुरू हो गया। इसी तरीके से इसके अंदर फर्ज कर लें जावास्क्रिप्ट में हम ये भी यूज कर सकते हैं कि एनिमेशन आपने लिखा, एनिमेशन डैश प्ले डैश स्टेट, जैसे गेम्स वगैरह में हम ये यूज करते हैं। कॉलम देते हैं, अगर आप इसको कह दें पास्ट,
और सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस करते हैं, यहां से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब रिफ्रेश किया तो आपने देखा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी रीजन क्या थी कि आपने उसकी स्टेट पास्ड कर दी है। अगर इस पास्ड की जगह पे मैं कर देता हूं रनिंग और कंट्रोल एस कर देता हूं, यहां से मैं इसको करूंगा रिफ्रेश। अब आप देखेंगे कि चूंकि रनिंग है लिहाजा वो गेम जो है वो शुरू होगी। जो ही ब्राउजर रिफ्रेश होगा वो गेम ऑटो प्ले होना शुरू हो जाएगी। और अगर पास्ड है फिर जावास्क्रिप्ट में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करे तो फिर ये बंदा जो है वो भागना शुरू हो जाए या गाड़ी चलना शुरू हो जाए या मीटर जो है ये दौड़ना शुरू हो जाए। तो ये ट्रांजिशन और एनिमेशन के हवाले से था। मुझे पता है एक टास्क में इतनी एडवांस चीज़ों को कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। सिंपल यहां से मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूं। ट्रांसफॉर्म के लिए ट्रांसफॉर्म का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस 2D के लिए जी इस्तेमाल करेंगे वो 3D हो जाएगा। फिर ट्रांजिशन के लिए आप स्टेट चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आपने ट्रांजिशन करनी है। और एनिमेशन के अंदर हमें की फ्रेम जो है वो बनाने पड़ते हैं। की फ्रेम में या आप यहाँ पे मेंशन करें फ्रॉम टू। अब ये काम आप साइज के लिए भी कर सकते हैं। फर्ज कर लें आप साइज देना चाहते हैं कि यहाँ पे 0% पे ये छोटा सा दायरा नजर आए, 100% पे बड़ा सा दायरा नजर आए, तो ये इस तरीके से चीजें जो है वो फैलना शुरू हो जाएंगी और वो दायरा जो है वो वक्त के साथ साथ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप इसके अंदर और वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं CSS के हवाले से कि जब यहाँ पे पहुंचे, फर्ज कर लें इस जगह पे वो पहुंचे तो बॉर्डर जो है वो नजर आना चाहिए। अब बॉर्डर क्या नजर आना चाहिए, 10 पिक्सल। और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सॉलिड और यहाँ से मैं कर लेता हूँ ग्रीन। ये एक और वैल्यू मैंने दे दी, कंट्रोल एस कर दिया। अब इसको मैं करूंगा रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे 10% पे आके वो बॉर्डर भी नजर आया। ये आपने नोट किया। अगर इसी तरीके से इस वैल्यू को बॉर्डर वाले को मैं यहां से कंट्रोल C करता हूं और यहां पे पिंक वाले पे आके कंट्रोल V करता हूं, यहां पे भी कंट्रोल V करता हूं, यहां पे भी, और इनका नाम बॉर्डर का जो है फर्ज कर लें यहां पे मैं लिख देता हूं डैश्ड। यहां पे डैश कर दिया और इसकी जगह पे मैं कर देता हूं रिज और यहां से मैं कर लेता हूं डॉटेड। ये मैंने मुख्तलिफ वैल्यूज दे दी। कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक और इसी तरीके से इस ग्रीन की जगह पे मैं कर देता हूँ पर्पल और इससे पहले वाले ग्रीन के अंदर हम कर देते हैं लेट्स से टोमेटो लिखा, कंट्रोल एस किया, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब आपने क्या किया, आपने एक और वैल्यू दे दी। अब आपने देखा डिफरेंट वो एनिमेशन जो है वो नजर आना शुरू होगी। इसी तरीके से फर्ज कर लें आप ट्रांसफॉर्म लिखते हैं और ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं स्केल। अब स्केल आप इसका एक्स और वाई एक्सेस जो है वो बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने फंक्शन दिया और लेट्स से कि मैं इसको 2 करता हूँ और 3 करता हूँ वाई एक्सेस पे और यहाँ से सेमीकोलन जो है वो हम दे देते हैं। कंट्रोल एस किया, अब 25 पे इसको बड़ा होना चाहिए। इसको हम रिफ्रेश करेंगे। जो ही रिफ्रेश किया अब आप देखेंगे ये इस तरीके से गया वापस और ये इस तरीके से दिल अगर बनाना है आपने ये होता रहेगा चूंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे रनिंग हो रही है और इनफिनिट लूप है। तो ये आपकी एनिमेशन जो है ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। अब इसके साथ प्ले करें, कमेंट में मुझे बताएं या फेसबुक ग्रुप पे मुझे बताएं कि आपने कितना मजा किया इसके साथ। थैंक यू वेरी मच।